हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। प्रीवियसली हम नेचुरल लॉ को कंप्लीट कर चुके हैं, तो हिस्टोरिकल स्कूल को देख लेते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री मतलब ये पीपल की, सोसाइटी की, लॉ के हिस्ट्री के बारे में बताता है। और अगर हम हिस्ट्री में चले जाते हैं तो हम वहाँ पर लॉ को देखने की बजाय कस्टम को ही ज़्यादा देखेंगे। तो जनरली ये जो स्कूल है प्रिंसिपल, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ से डील करता है। हिस्टोरिकल स्कूल ये स्कूल बताता है कि लोग कहाँ से आए हैं, कैसे डेवलप हुए हैं, और हिस्ट्री ऑफ द लीगल सिस्टम बताता है। तो जनरली लॉ एक लैंग्वेज है जो हर सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होती रहती है। और जूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ की स्टडी करते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है इसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है पीपल टू पीपल वेरी करती है। हर एक का अपना अपना डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होता है लॉ को अंडरस्टैंड करने में। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं, लॉ स्टूडेंट की, एक जनरल पर्सन की बात करते हैं और एक लॉयर की बात करते हैं, तो इन तीनों के अपने अपने अलग अलग एनालाइज और अलग अलग व्यूज़ होंगे लॉ को अंडरस्टैंड करने में। हो सकता है लॉयर ये सोचता है कि ये डिस्प्यूट को सोल्व करने के एक तरीका है। लॉ स्टूडेंट उतना नहीं जानता होगा जितना कि लॉयर जानता है, और एक ऑर्डिनरी सिटीजन तो उसको वैसे समझ ही नहीं सकता जैसे कि लॉयर या लॉ स्टूडेंट समझते हैं। वो समझते हैं कि ये कुछ एक ऐसा सिस्टम है कि क्राइम कर दिया किसी ने, उसको पनिश करने का कोई सिस्टम है। ऑर्डिनरी पर्सन या लेमैन ऐसे ही समझता है। तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, ये इसी तरीके से लॉ के जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, और ये देखता है कि लॉ एंड सोसाइटी उसका जो क्या ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है, लॉ का मेनली क्या डेवलपमेंट है। तो लॉ का डेवलपमेंट ये सोशल कस्टम्स को मानते हैं, और रिलीजियस प्रिंसिपल्स और रिलेशन ऑफ द पीपल विद सोसाइटी को मानते हैं कि जो लॉ है वहीं से आया है। और इस स्कूल के फॉलोवर भी ये कहते हैं कि लॉ को बनाया नहीं गया है, लॉ को पाया गया है। लॉ इज़ फाउंड नॉट मेड। हिस्टोरिकल स्कूल जो है आइडिया ऑफ नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी। नेचुरल स्कूल जो है लॉ को डाइविन लॉ बोलता था, लेकिन हिस्टोरिकल लॉ ऐसा नहीं बोलता। हिस्टोरिकल स्कूल के जो फिलोसोफर थिंकर या जूरिस्ट हैं उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जनरली चार जो फिलोसोफर हैं उनको जनरली पढ़ा जाता है, जिनमें सबसे पहले हैं मोंटेस्क्यू, दूसरे हैं सेविग्नी, तीसरे हैं पुचटा, फोर्थ हैं सर हेनरी मैन। इन्हीं के हम व्यूज़ पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हिस्टोरिकल स्कूल पे, ये क्या सोचते थे, क्या इन्होंने लॉ को माना है। तो देख लेते हैं हिस्टोरिकल स्कूल का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये हिस्टोरिकल स्कूल ये कहता है कि चेंजिंग सोसाइटी है, चेंजिंग जो नीड्स हैं और नेचर है पर्सन की, तो लॉ को भी उस तरीके से चेंज हो जाना चाहिए। जो लोगों की जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। जो बेसिक सोर्स है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का, ये कस्टम है ऑफ द पीपल, कस्टम ऑफ द पीपल, पीपल्स की नीड, रिक्वायरमेंट्स, ये सारी जो कॉन्सेप्ट हैं ये हिस्टोरिकल स्कूल का बेसिस हैं। ये स्कूल जो है आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉ बाय जजेज को रिजेक्ट करता है। ये कहता है कि जो जजेज ने लॉ नहीं बनाए हैं, जो ओरिजिन ऑफ लॉ है वो अपने आप से आ गई है, कस्टम के थ्रू आ गई है। कस्टम्स मेन सोर्स है लॉ का। अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो लॉ कोई कोडिफिकेशन में नहीं था, एक सिस्टमेटिक वे में लॉ नहीं था। लोग जो रिलीजन को फॉलो करते थे, कस्टम को फॉलो करते थे, वही उनका धर्म था, वही लॉ था। तो कस्टम से ही लॉ आया है, न कि किसी ने बनाया है। तो इसमें इसका रीज़न क्या है, अगर ये कोई पूछे कि इसका रीज़न क्या है हिस्टोरिकल स्कूल का, तो इसका रीज़न जो है वो नेचुरल लॉ स्कूल है। इट केम एज अ रिएक्शन टू द नेचुरल लॉ स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल जो बिलीव करता था कि जो लॉ है डिवाइन पावर से आए हैं, नेचुरल लॉ ने इसको एटर्नल लॉ भी कॉल किया है। ये कहते हैं कि ये लॉ उस टाइम से है जब से वर्ल्ड की बिगिनिंग हुई है। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द मोरालिटी एंड इंटेंशन ऑफ गॉड। लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल इस व्यूज़ को रिजेक्ट करता है, और ये कहता है कि जो इसकी फॉर्मेशन है लॉ की, कस्टम से आई है। कि मैंने बताया हिस्टोरिकल स्कूल में एक हम बहुत लंबी लिस्ट ना पढ़ करके हम 4 जूरिस्ट को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं जिनमें मोंटेस्क्यू, दूसरे हैं सेविग्नी, तीसरे हैं पुचटा, चौथे हैं सर हेनरी मैन। तो इसमें मोंटेस्क्यू को देख लेते हैं।
जो मोंटेस्क्यू है फर्स्ट जूरिस्ट माने जाते हैं हिस्टोरिकल मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए और लीगल इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए फर्स्ट जूरिस्ट माने जाते हैं। हालांकि ये पहले इंसान तो थे, हिस्टोरिकल स्कूल पर इन्होंने बात करी, लॉ को जो है इन्होंने समझा और कहा कि चेंजिंग सोसाइटी के अनुसार लॉ को नीड देखनी चाहिए और वैसे उसको भी चेंज हो जाना चाहिए। तो ये जो लॉ है डिपेंड करता है टाइम और प्लेस पे और लोगों के बीच में क्या धारणाएं चल रही हैं, कौन से लोग किस टाइप का लॉ चाहते हैं, उस तरीके से ही ये लॉ की जो है नीड होती है लोगों को। इसलिए लोगों की नीड के लिए ये क्लाइमेट के अनुसार, लोकल सिचुएशन के अनुसार, एक्सीडेंट्स और सिचुएशंस के अनुसार लॉ को बदल जाना चाहिए, इन्होंने इतना ही कहा। और इनकी एक बुक थी मोंटेस्क्यू की, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इस बुक में इन्होंने इस तरीके के बिलीव्स और जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो एनलाइट किए हैं। अब देखते हैं सेविग्नी को। सेविग्नी जो है ये फादर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल माने जाते हैं। हालांकि फर्स्ट जूरिस्ट तो थे मोंटेस्क्यू, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोला, इसलिए सेविग्नी को फादर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल बोला जाता है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो नेचर है लीगल सिस्टम की, वो उसका जो हिस्ट्री एंड ओरिजिन है वो कस्टम ही है। उन्होंने मेनली कस्टम पर ही फोकस किया। उन्होंने लेजिस्लेशन को इतना इग्नोर किया कि उसको कुछ महत्व ही नहीं दिया कस्टम के सामने। सेविग्नी बिलीव्स करते हैं कि लॉ कैन नॉट बी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड एंड द मेन सोर्स ऑफ लॉ इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीपल। उन्होंने कहा कि जो लॉ का जो मेन सोर्स है वो पीपल की कॉन्सिक्वेंसेस है, और इन्होंने इस चीज़ का नाम दिया वोल्कगिस्ट। वोल्कगिस्ट या वोल्कजिस्ट, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना। वोल्कजिस्ट का मतलब होता है जनरल विल ऑफ द पीपल, इट्स अ नेशनल कैरेक्टर। इनके हिसाब से लो जनरल विल ऑफ द पीपल है, सारे लो की ग्रोथ ही ह्यूमन माइंड है। तो इन्होंने एक यूनिफॉर्म कोड लाना चाहा, और लेकिन इनकी जो जनरल विल है इसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। इनके अनुसार कस्टम सब कुछ है। सेविग्नी ने बोला था कि कस्टम ही सब कुछ है, लेजिस्लेशन मत बनाओ। इनके लॉ को लेकर पॉजिटिव विचार नहीं थे। फिर कई बार क्या थे कि ये अपने प्रिंसिपल्स पर भी खुद टिके नहीं रहते थे। जब यूनिफॉर्म एक कोड की बात करी गई तब उस जगह इन्होंने कहा नहीं, रोमन सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। इस तरीके से कई जगहों पर इन्होंने कन्फ्यूजन भी क्रिएट किया, और इन्होंने टोटली जो है कस्टम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। तो वोल्कजिस्ट में सेविग्नी ने ये कह दिया कि लॉ एक नेशनल कैरेक्टर है। तो अब सवाल ये उठते हैं कि क्या ये लॉ दूसरे कंट्री पर भी लागू हो सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हर लॉ का एप्लीकेशन यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। हर लॉ अपने कंट्री के कस्टम्स, अपनी सोसाइटी के नीड और वहाँ की कंडीशन और वहाँ की सिचुएशंस का रिफ्लेक्शन होता है, जो आप किसी और कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि ये नेशनल कैरेक्टर है। तो सेविग्नी ने ये कहा था कि लॉ शुड बी फाउंड और बेस्ड ऑन द कस्टम। उन्होंने टोटली कस्टम के ऊपर जोर दिया। लेकिन एलन जो है, चार्ल्स एलन, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया और कहा कि कस्टम जो है कॉमन कंसाइंस जो है पीपल की, उसका आउटकम नहीं है, बल्कि वे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सन है, रूलिंग क्लास है, उनके इंटरेस्ट की जो आउटकम है। फॉर एग्जाम्पल जो स्लेवरी था उस टाइम पर, दास सिस्टम था, जो किसी को गुलाम बना लेते थे, दासता का जो नियम था वो उस टाइम रिकग्नाइज था। तो क्या सोसाइटी में जो पर्सन थे दास बनाए गए थे, वो दास बन के थोड़ी ना रहना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पीपल ने, पावरफुल क्लास ऑफ सोसाइटी ने उनको दास बनाया है। इसलिए ये कहा कि जो ये लॉ का जो आउटकम है, ये जो माइंड है, ये स्ट्रॉन्ग पीपल्स की, एक तरीके की जो पावरफुल क्लास की जो है कंसाइंस है। जनरली ये वीक पर्सन की जो है विल नहीं है। उसके बाद प्रोफेसर स्टोन ने कहा कि सेविग्नी कहते थे कि जो लेजिस्लेशन को इग्नोर करो, लेकिन इन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? सारी कस्टम ठीक तो नहीं होती हैं, बहुत सारी कस्टम ऐसी होती हैं जो कि गलत होती हैं, और उनको अबोलिश करने के लिए तो आप लेजिस्लेशन लेकर आते हो। अगर कस्टम्स ही ठीक है हर जगह पर, तो आप कानून क्यों बनाते हो? लेजिस्लेशन को लेकर क्यों आते हैं? लेकिन फिर भी इनके इतने सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद भी इनको कंसीडर किया जाता था, और सेविग्नी को कंसीडर किया गया। अब हम सर हेनरी मैन को पढ़ते हैं। सर हेनरी मैन थे जो इंग्लिश जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ है उसके फाउंडर थे। सेविग्नी के जो व्यूज़ हैं
उनको कैरी फॉरवर्ड किया सन हेनरी मैन ने। तो अब क्या है कि कई लोग क्या होते हैं, पुरानी थ्योरी से सीख कर अपने आप को एडवांस बनाते हैं, अपने आप में रिफॉर्म्स करते हैं। उसी तरीके से सर हेनरी मैगन, उन्होंने पुरानी थ्योरी के साथ साथ सीख कर अपनी थ्योरी को एडवांस किया, और इन्होंने ऐसे ही किया। एंशियंट लॉ को से उन्होंने बहुत सीखा, और उन्होंने जो है अपना जो इनके जो काम दिए इसके ऊपर, इन्होंने काफ़ी लीगल सिस्टम को फिगर आउट किया और एनालाइज किया कि डेवलपमेंट कैसे होता है। इन्होंने लीगल सिस्टम को 4 भागों में बांटा और कहा कि जो लेजिस्लेशन या कोडिफिकेशन लॉ होते हैं उनको इन्होंने फेवर्ड किया और कहा कि इसके 4 स्टेज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में इन्होंने कहा कि एक रूलर होता है, जो उन रूलर नाम की चीज़ में इन्होंने बिलीव किया और कहा कि जो रूलर है ना, जो डिवाइन इंस्पिरेशन के अंडर काम करता है, कहीं से लॉ आते हैं, डिवाइन पावर, दैवीय शक्तियाँ होती हैं, उनके अंडर ये काम करता है। और जो लॉ है, जो कमांड है रूलर्स की, और लॉ इन्हीं की कमांड होती है, ये कमांड देकर रखता है तो वो लॉ बन जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने सेकंड स्टेज बताई। उसमें कहा कि जो ये कमांड दी थी, जो ये रूलर हैं या किंग है, इनकी जो कमांड होती है धीरे धीरे वो कस्टमरी लॉ में क्रिस्टलाइज हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, और कस्टम है पूरी मेजॉरिटी ऑफ क्लास पे या सोसाइटी पे प्रिवेल करने लगता है। इस तरीके से कस्टमरी लॉ आ जाता है। फिर उन्होंने बताया थर्ड स्टेज नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम की होती है, जो कि एक माइनॉरिटी के हैंड में चली जाती है। मान लो कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के पास ये सारी जो कस्टमरी लॉ चले जाते हैं। माइनॉरिटी ग्रुप्स को कौन से माइनॉरिटी ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ हम, जैसे कि मंदिर हैं या चर्च हैं, तो जो चर्च के पास चली जाती है, चर्च जो कि एक माइनॉरिटी क्लास ऑफ ग्रुप है, उसमें ये सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। ये सारी शक्तियाँ जाती हैं तो जहाँ पर प्रीस्ट होता है, वो नॉलेज होती है उसको, तो उसके हैंड में चली जाती है। तो ये माइनॉरिटी क्लास या ऑर्डिनरी क्लास के पास ये सारी शक्तियाँ, तो जो रूलर है जो अपना इस तरीके से कंट्रोल ओवर करता है पूरी सोसाइटी को। उसके बाद उन्होंने फोर्थ स्टेज बताई है। फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज ये है कि जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हो जाता है। यहाँ पर कोडिफाइड लॉ की बात नहीं हो रही, लेकिन जो इतने सारे कस्टमरी रूल्स हैं एक तरीके से एक जगह आ जाते हैं और ये कोडिफिकेशन हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने 4 स्टेज बताई है लॉ की। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि फोर्थ स्टेज के बाद एक और सोसाइटी होती है। यहाँ पर सोसाइटी ख़त्म नहीं हो जाती। ये तो उन्होंने एक स्टेजेस बताए हैं लॉ के कोडिफिकेशन करने के, लेकिन उन्होंने सोसाइटी के भी जो है टाइप्स दिए हैं। तो उन्होंने कहा सोसाइटी भी बचती है। अब सोसाइटी को भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टैटिक सोसाइटी आती है, दूसरे नंबर पर प्रोग्रेसिव सोसाइटी आती है। तो स्टैटिक सोसाइटी वो होती है जो कि बदलती नहीं है, जो कि प्रोग्रेस नहीं करती, जो कि डेवलप नहीं करती है, बल्कि कैरेक्टराइज्ड होती है। और उनकी जो है ना, वैसे तो उनकी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट होती है, लेकिन वो डेवलपमेंट करती नहीं है, उनकी सिर्फ कैरेक्टराइजेशन होता है। इसका एग्जांपल जैसे ओल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली होता है ना, वो उसका अपना स्टेटस होता है। तो या फिर जैसे कि स्लेवरी सिस्टम होता है, तो एक तरीके से ये स्टेटस है, ये चेंज नहीं होता, ये प्रोग्रेस नहीं करता। लेकिन प्रोग्रेसिव सोसाइटी में इन्होंने कहा कि ये वो सोसाइटीज़ होती हैं जो कि डेवलप होती हैं सोसाइटी और अपने आप का प्रोग्रेस करती हैं, और इस तरीके से जो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टेज में लेकर आती हैं, और अपना जो है इस हेल्प से अपने एक अच्छा मीडियम बनाती हैं सोसाइटी का। लेकिन ये कहता है कि प्रोग्रेस करने की कुछ मीडियम होने चाहिए। अभी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जो है लोग किस तरीके से अपना प्रोग्रेस करेंगे, तो इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी, लीगल फिक्शन के थ्रू, इक्विटी के थ्रू और लेजिस्लेशन के थ्रू। लीगल फिक्शन के थ्रू मतलब कहने का मतलब ये है कि लीगल फिक्शन जो है, जो सोसाइटी की जो चेंज होता है, सोसाइटी की नीड्स जो चेंज होती है, उसमें बिना किसी जो बाद के लॉ को ऐड किए हुए वो चेंज कर देता है सोसाइटी में। लीगल फिक्शन जो है हार्मनी बनाने का काम करता है लीगल ऑर्डर के बीच में, और लोगों को एक लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम देता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी पर्सन के हैं, पेरेंट है कोई, उनके बच्चा नहीं है कोई भी, वो किसी के नेचुरल पेरेंट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया, हालांकि वो उनका रियल बच्चा नहीं है। अडॉप्ट करने के बाद वो उसको एक लीगल फिक्शन दे रहे हैं। ये लीगल फिक्शन देना एक कल्पना कर रहे हैं कि ये हमारा है नहीं, लेकिन फिर भी वो उनका है, रियल नहीं है लेकिन फिर भी उनका है। तो उसको वो सारी फैसिलिटीज़ और वो सारा लव एंड अफेक्शन देने की कोशिश करते हैं जो कि उसके रियल अपने बच्चे को देते हैं। इस तरीके से रियल ना है जो चीज़, उस रियल ना होकर के भी रियल जैसा उसको फिक्शन देना और लीगल फिक्शन देना, ये क्रिएट करता है। और ये धीरे धीरे इस तरीके से ये कहता है कि नेचुरल उसमें ही ये कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से ये हार्मनी बनाता है जो सोसाइटी की नीड्स को
पूरा करने में। इसलिए इस तरीके से लीगल फिक्शन के सहारे चीज़ों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और लॉ को फॉर्मुलेट करना चाहिए। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी के लिए इन्होंने कहा कि फेयरनेस होनी चाहिए और जो कस्टम चल रहा है उसके लिए उसमें फेयरनेस होनी चाहिए। ये जनरली जो पीपल्स की विल्स होती हैं ये वही चीज़ होती हैं जो कस्टम्स होती हैं। तो इक्विटी एक ऐसा बॉडी है जो कि सिविल लॉ में या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें हार्मनी बनाने की कोशिश करती है और इनजस्टिस और रिजिडिटी को रिमूव करने का काम करती है। उसके बाद कहा कि लेजिस्लेशन, उन्होंने लेजिस्लेशन को इफेक्टिव और डिजायरेबल मेथड माना लीगल चेंज लाने के लिए, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जो कि गलत है, ठीक नहीं है, तो उनको ठीक किया जा सकता है लेजिस्लेशन ला करके ही। लेजिस्लेशन ला कर उनको ठीक करेंगे तो अच्छी कस्टम आएंगी, अच्छा रूल सिस्टम एस्टेब्लिश होगा, तो इससे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनेगी। अब देख लेते हैं जॉर्ज फ्रेडरिक पुच्टा को। पुच्टा एक जर्मन जूरिस्ट थे और उन्होंने जो सेविग्नी की जो थ्योरी थी उसको डिस्पाइल किया और एक ग्रेट जूरिस्ट हुए हैं जो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के। जॉर्ज फ्रेडरिक पुच्टा का जो आइडिया था वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल था और सोसाइटी को इम्प्रूव करने वाला था। उन्होंने कहा कि जो लॉ की डेवलपमेंट है या इवोल्यूशन है उसको ट्रेस करने के लिए हम सबसे पहले बहुत बिगिनिंग में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या है। तो ये जनरली एक कन्फ्लिक्ट है जनरल विल और इंडिविजुअल विल का ही, जो ये स्कूल की बात कर रहे हैं इसमें कहा कि लॉ जो है जनरल विल और इंडिविजुअल विल का जो है कन्फ्लिक्ट था और इस कन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट में फिर स्टेट बनकर आया, उभर कर आया और इस स्टेट ने इनमें हार्मनी बनाने की कोशिश करी। तो दो मेन कंसेप्ट था, आइडिया था जो पुच्टा का, वो ये था कि एक वर्केबल सिस्टम को बनाना था और ये जनरल विल और इंडिविजुअल विल, इस चीज़ के लिए लॉ को फॉर्मुलेट किया गया था, लेजिस्लेशन आया था जो कि सोर्स ऑफ लॉ है। तो स्टेट भी और इंडिविजुअल भी दोनों ही सोर्स ऑफ लॉ है। तो अब हम कंक्लूजन में देखते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिस्क्राइब्ड ओरिजिन ऑफ लॉ को डिस्क्राइब करता है और इनका आर्ग्यू है, इनका मानना है कि जो लॉ है उसको बनाया नहीं गया है, ये पाया गया है और जो मेन सोर्स ऑफ लॉ है वो कस्टम्स हैं, हैबिट्स हैं, बस लोगों की विल है, कंसाइंस ऑफ द पीपल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।